नहीं बेटा, हमने पढ़ा था कल। पहले तो इससे पहले थोड़ी छोटी और छोटी मोटी चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद है। एक तो हमने मेंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मेंबर किसको कहते हैं हमारा? जो सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम, और सब्सक्राइब टू द मेमोरेंडम पहले दिन से मेंबर होते जब रजिस्टर्ड हो जाए। और उसके बाद जिसके पास शेयर्स जा रहे हो किसी भी तरीके से ट्रांसफर, उसके बाद गारंटी लिमिटेड में जिसका नाम रजिस्टर में आ रहा हो। बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते थे पहले? जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई अंडर द कंपनी 2016। उसके बाद जो मुल्क से बाहर इनकॉर्पोरेट होकर कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है। उसके बाद जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद इसकी एक्सेप्शन कौन कौन सी थी बोला? कोऑपरेटिव और उसके बाद मेरे बच्चे ये कंपनी लॉ की क्लास है। अच्छा अच्छा बैठे बेटा। उसके बाद अगर आपको याद हो, हमने रेजोल्यूशन का जिक्र किया था कि मुझे बताएं बोर्ड रेजोल्यूशन में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैसे पास करते हैं? अच्छा, सिंपल रेजोल्यूशन होती है उससे। अच्छा, बोर्ड रेजोल्यूशन ही होती है, ठीक हो गया। और मेरे बच्चे मुझे बताएं स्पेशल रेजोल्यूशन कैसे पास होती है? जनरल मीटिंग में 21 दिन पहले नोटिस दिया गया हो और 3/4 मेजोरिटी, ऐसे था मेरे बच्चे, ठीक हो गया। उसके बाद मेरे बच्चे कल हमने पढ़ना शुरू किया था एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कुछ लोग ये चाहते हो कि हमने लोगों की फलाह बहबूद का काम करना है, लेकिन साथ वो ये भी चाहते हो कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड हो, तो हम इनको क्या मशवरा दिया था हम लोगों ने कि सर आप क्या कर लो, आप कंपनी बना लो इसको। इन्होंने क्या कर लिया था, आपके मशवरे के ऊपर इन्होंने कंपनी बना ली थी। लेकिन इसमें दिक्कत क्या हुई थी? हाँ, क्योंकि ये लोगों की फलाह बहबूद का काम करना चाहते थे, इनको लोगों से चाहिए थी डोनेशन और चैरिटी। अब जब लोग डोनेशन और चैरिटी देते हैं उनको जाके नाम बताना होता है। जब नाम बताते थे तो नाम बताते वक्त नाम के साथ वर्ड क्या बताते थे? लिमिटेड। लिमिटेड उन लोगों को पता है कि ये तो बिजनेस की एक फॉर्म है, यानी कि ये तो कंपनी है और कंपनी एक बिजनेस की फॉर्म है, वो कारोबार करने के लिए होती है। इसलिए लोग क्या करते थे, डोनेशन और चैरिटी नहीं देते। तो मेरे बच्चे मुझे बताएं कि अगर ये लोग अपनी लायबिलिटी भी लिमिटेड रखना चाहते हो, लोगों की फलाह बहबूद का भी काम करना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे मुझे बताएं कि और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी रिमूव करना चाहते हैं, यानी कि फलाह बहबूद का काम भी, लायबिलिटी लिमिटेड भी, और नाम के साथ वर्ड लिमिटेड भी ना है, तो मेरे बच्चे आप लोग जरा बताएं इनको क्या करना पड़ेगा? इनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और वो लाइसेंस किससे मिलेगा मेरे बच्चे? एससीसीपी से। रजिस्ट्रार दे सकता है? नहीं मेरे बच्चे, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये लाइसेंस मिलेगा उसको एससीसीपी से। जब एससीसीपी से लाइसेंस लेने जाएंगे, क्या एससीसीपी लाइसेंस वहां पे लेकर बैठा होगा, ये लो सर ले जाओ लाइसेंस? क्या उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स? मुझे बताएं कितनी कंडीशन थी जिनकी बेस पे लाइसेंस देगा एससीसीपी? 4 कंडीशन थी मेरे बच्चों। सबसे पहले मकसद वो होना चाहिए जो यहाँ पे कंपनी एक्ट में बता दिया गया, और वो एजुकेशन हो, फिर आगे हमने सारा डिस्कस कर लिया था। क्या सिर्फ यही था कि मकसद वो रखना है जो कानून बता रहा? जो कमाएंगे दोबारा मकसद को प्रमोट करने के ऊपर लगाएंगे, यानी कि घर लेकर नहीं जाना। उसके बाद क्योंकि हाँ, क्योंकि देखो हमने कहा था कि है तो कंपनी ना, है तो कंपनी, बस इन्होंने क्या किया हुआ है, बस एक सामने एक पर्दा रखा हुआ है कि वर्ड लिमिटेड यूज नहीं कर रहे, बैकएंड पे तो कंपनी। तो कहीं ये ना हो कि अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना शुरू कर दे और उसको कहेंगे हमारा हक है, तो याद रखिएगा कि ये कंपनी डिविडेंड पे नहीं कर सकती। उसके बाद चौथा, कोई इलीगल काम नहीं करेगी। फिर मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था ये जो टर्म्स एंड कंडीशन जिनके बेस पर आपको लाइसेंस मिलेगा, क्या इन टर्म्स एंड कंडीशन को किसी डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाना? कौन से डॉक्यूमेंट का? मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, यानी कि दोनों का, या इनमें से किसी एक का। अगर अज्यूम कर लो कि आप मेमोरेंडम और आर्टिकल का इसको हिस्सा नहीं बनाते, तो फिर क्या होगा? कानून कहता है कि हम समझेंगे आपने इन कंडीशंस को मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐड कर लिया है। अब इनको कानून मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्यों ऐड करवा रहा था बोला? हाँ, अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं करेंगे तो समझा जाएगा कि इन्होंने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की खिलाफवर्जी की। और फिर मेमोरेंडम और आर्टिकल की खिलाफवर्जी का हमने डिस्कस किया था कि उसका अंत क्या होता है, जो भी हैं वो सारी आम कंपनी की तरह की होंगी, बस नाम के साथ वर्ड लिमिटेड नहीं यूज करेंगे। ले बेटा, इनको लाइसेंस किसने दिया था? एससीसीपी। वही एससीसीपी, अज्यूम कर लो वही एससीसीपी, अगर अज्यूम कर लो उस एससीसीपी को कुछ खबर मिले कि जिन लोगों को मैंने लाइसेंस दिया था, जिन कंडीशंस की बेस पे दिया था, वो 4 कंडीशन, उन कंडीशंस की बेस पे, जिन कंडीशंस की बेस पे उनको लाइसेंस दिया था, अगर ये लोग इन कंडीशंस को वायलेट कर रहे हैं, तो हो सकता है ना उस एसोसिएशन को, उस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को एससीसीपी क्या कर दे, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दे। उसका हक है, कानून है। एससीसीपी को यह भी हक दिया है कि वो क्या कर सकती है, किसी को लाइसेंस दे सकती है ताकि अपने नाम के साथ वो वर्ड लिमिटेड ना लिखें। लेकिन मेरे बच्चे वो जो उनको सहूलतें दी हैं, लिमिटेड वर्ड रिमूव किया उनके नाम के साथ, मेरे बच्चे एससीसीपी चाहे तो उनकी इस सहूलत को खत्म भी कर सकती है, वो दिया हुआ लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है। ये ध्यान रखिएगा, लाइसेंस मिलेगा भी एससीसीपी से। कल अगर आपने कोई वायलेशन की, वो लाइसेंस कैंसिल भी कौन करेगा?
एससीसीपी। लेकिन एससीसीपी को कह दिया कि सर जब आप लाइसेंस कैंसिल कर रहे होंगे ना तो थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अज्यूम कर लो कोई इनके पास कोई खबर मिल जाती है, इनको कोई तसल्ली हो जाती है कि ये कंपनी कुछ गलत कर रही है, ये जो कमा रहे हैं अपने घर लेकर जा रहे हैं, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड पे कर रहे हैं, ये कोई इलीगल काम कर रहे हैं, या इन्होंने अपना मकसद वो रख लिया जो है ही नहीं, जो हमने इनको बताया ही नहीं था। तो एससीसीपी क्या करेगा, इनका लाइसेंस कैंसिल करेगा, लेकिन इनको पहले बुलाएगा, आओ भैया हमें आपके बारे में एक कोई इंफॉर्मेशन मिली कि आप इस तरह की खिलाफवर्जी कर रहे हो, तो आप अपनी बेगुनाही साबित करो कि आप इस तरह की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे। इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड। यानी कि एससीसीपी लाइसेंस कैंसिल करने के बाद ये नहीं करेगा कि सीधा उनको फोन करके करेगा भैया आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया। एससीसीपी पहले उनको बुलाएगा, उनको एक मौका देगा, इसको सादा अल्फाज में कहते हैं शो कॉज नोटिस, वैसे जनरल, कि भैया हमारे पास वजह है आपका लाइसेंस कैंसिल करने की, आप हमें वजह बता दो, हम आपका लाइसेंस क्यों कैंसिल ना करें। अगर इस कंपनी ने अपनी कोई बेगुनाही साबित ना कर पाई तो एससीसीपी क्या करेगा, इनका लाइसेंस कैंसिल कर देगा, लेकिन ज़बानी कलामी नहीं, उनको क्या करेगा, रिटर्न में हुक्म देगा कि आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है। ये बात समझ आ रही है मेरे बच्चों? अब जनरल बात मुझे बताओ, क्या एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का जो लाइसेंस मिला उसको कैंसिल किया जा सकता है? कौन करेगा? एससीसीबी। जैसे उसको खबर मिलेगी बैठा बैठा कैंसिल कर देगा, या उसका कोई तरीकाकार होगा? तरीकाकार होगा, उनको पहले अपॉर्चुनिटी देगा सुनने की कि भैया आओ पहले अपनी बेगुनाही साबित करो कि आप लोगों के बारे में हमें पता चला है ये गुनाह आपका सामने आया, लेकिन आप बेगुनाही साबित करो अपनी कि आप इस गुनाह में शामिल नहीं। अगर कंपनी बेगुनाही साबित ना कर पाई तो एससीसीबी क्या कर देगा, लाइसेंस कैंसिल कर देगा, लेकिन जबानी कलामी या लिखकर मेरे बच्चे। ये तो सिंपल सी बात थी। तो बेटा अब वो गुनाह कौन सा हो, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं रीजंस फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। मैंने आपको बताया था कि इस एरिया में से 4 सवाल पूछेगा, क्या 4 में से कोई सवाल पूछ लेते हैं। या तो कंडीशन बता दो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, या मेरे बच्चे रीजन बता दो जो मिला हुआ लाइसेंस किन बेसिस पे कैंसिल हो सकता है, या तीसरा हमने डिस्कस किया था जब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा उसके बाद उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, और फिर चौथे नंबर पे मेंबर्स का इफेक्ट क्या होगा, यानी कि कंपनी के ऊपर इफेक्ट क्या होंगे, और चौथे नंबर पे मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो 4 सवाल है मेरे बच्चे। अभी तक हमारा एक सवाल का जवाब हुआ था कि किन कंडीशन की बेस पे हमें लाइसेंस मिलेगा। तो बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, यानी कि आपका लाइसेंस किन बेसिस पर रिवोक किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। मेरे बच्चे जब आप पेपर में बैठे होंगे कुछ समझ ना आ रहा हो, कम से कम वो 4 कंडीशंस का तो पता है ना आपको, जिन 4 कंडीशंस की बेस पे आपको लाइसेंस मिला था वो 4 कंडीशन तो आती होंगी भाई। आप उन 4 कंडीशंस को लिख दीजिएगा कि इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने मकसद चेंज कर लिया, मकसद वो रख लिया जो वहां पे था ही नहीं। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने जो कमाते थे ऑब्जेक्टिव पर नहीं लगाते थे, ये अपने मेंबर्स को डिविडेंड देना शुरू कर दिया, इन्होंने कोई इलीगल काम करना शुरू कर दिया। ये 4 बातें तो हम लिख ही सकते हैं ना। तो मेरे बच्चे ये रीजन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही 4 कंडीशंस की बेस पे उसने सारे रीजन बता रखे हैं। कोई 2-3 एक्स्ट्रा भी हैं, लेकिन इसने जितने रीजन मेरे बच्चे यहाँ पे निकाले वो सारे के सारे उन 4 कंडीशंस की बेस पे निकाले हुए, यानी कि बाल की खाल उतारी हुई है। सबसे ज्यादा जो चौथी कंडीशन थी ना उसकी वायलेशन के सबसे ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए होंगे। तो अगर मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, बेहतर तो यही होगा मेरे बच्चे पूरे नंबर लो, याद करके जाओ इसको। लेकिन खुदा ना खासा वहां पे रीजंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस दिमाग में ना आ रहे हो तो क्या करेंगे आप, उन्हीं 4 कंडीशंस को आप उनका ऑपोजिट लिख दीजिएगा, उनका नेगेटिव फॉर्म में लिख दीजिएगा, तो आपकी वो कंडीशंस आ जाएंगी कहीं ना। देखिए मेरे बच्चे तैयारी करके नहीं देखिएगा मेरे बच्चे। कहता है कि कमीशन में एट एनी टाइम, किसी भी वक्त, ये नहीं कि सर वो कहेंगे सर अभी तो हमें 6 महीने हुए बने हुए हैं, सर अभी तो सिर्फ महीना हुआ हमें बने हुए, तो कहता है किसी भी टाइम बाय ऑर्डर इन राइटिंग, जबानी कलाम में नहीं बोलेगा उसको, लिख कर कहेगा रिवोक ए लाइसेंस ग्रांटेड विद सच डायरेक्शन एज इट मे डीम फिट, यानी कि लाइसेंस भी रिवोक कर सकता है और रिवोक करते वक्त उनको कुछ हदायत भी दे सकता है। अब करना क्या है वो देखेंगे, करेंगे क्या वो। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट, सर वो कौन सी वजूहात होंगी जिसकी बेस पे एससीसीपी लाइसेंस रिवोक करेगा, किन चीजों पे सेटिस्फाई होगा तो रिवोक करेगा। मेरे बच्चे ये कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी कहां से निकाली उसने, उन 4 कंडीशंस की बेस। ये जो रीजंस हैं रेवोकेशन के वो कहां से निकाले उसने, उन 4 कंडीशन से। हाँ कोई 2-3 एक्स्ट्रा भी होंगे, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कि मेरे बच्चे इसको जरा कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा और इनको याद भी रखिएगा, वैसे भी आपने इन पॉइंट्स को भी याद करना। लेकिन सबसे पहले द कंपनी और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद, अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है मेरे बच्चे मादद के साथ। ये जो मैं पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं इसमें कोई बहुत ज्यादा लॉजिक, ये पॉइंट्स आपने याद करने हैं, मतलब मैं समझा दूंगा क्या कहना चाह रहा, लेकिन वैसे आपने इनको याद करना है। कह रहा कंपनी और इट्स मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विद एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस सब्जेक्ट टू व्हिच अ लाइसेंस इज ग्रांटेड। देखो एक पॉइंट तो उसने हमें बिला वजह दे दिया, कहता कि आपका लाइसेंस क्यों रिवोक होगा, वो जिन कंडीशंस की बेस पे लाइसेंस मिला था आपने उन कंडीशंस की वायलेशन कर दी। किन की अभी वो नहीं बोला उसने, 4 में से कौन सी कंडीशन वायलेट हुई है वो नहीं बोला। उसने पहला पॉइंट क्या लिखा,
कि भाई वो जो जिन 4 कंडीशंस की बेस पे आपको लाइसेंस मिला था, उन कंडीशंस की आपने क्या कर दी, वायलेशन कर दी, आपका बिला वजह एक पॉइंट आपको मिल गया। दूसरा, एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड और एनी रेलेवेंट रेगुलेशंस आर नॉट मेट और कंप्लाइड विद, ये भी अभी कुछ नहीं बोल रहा वो, कहता कि उन 4 कंडीशन के अलावा इस कंपनी ने जो और रेगुलेशंस को कंप्लाई करना था, देखो है तो बैकएंड पे कंपनी ना, है 4 कंडीशन भी पूरी करनी थी इसने, मान लो कि कंपनी वाली रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के एनुअली वो भी जमा करवानी थी, एनुअल रिटर्न भी जमा करवाने थे, एजीएम्स भी करवानी थी, वो सारा कुछ करना था इसने। कहता कि कोई और रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड आर एनी रेलेवेंट रेगुलेशंस आर नॉट मेट और कंप्लाइड विद, कोई और रेगुलेशन थी जो इस पर अप्लाई होती थी, याद है हमने डिस्कस किया था, एससीसीपी इनको लाइसेंस देते वक्त बीच में कोई टर्म्स एंड कंडीशन भी बता सकता था मजीद भी, है जैसे उसने कहा था क्या क्या करो इनको जाके मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐड करो, आपने उनको मेमोरेंडम और आर्टिकल में ऐड ही ना किया, हम समझेंगे तो सही, लेकिन खिलाफवर्जी तो की ना उन्होंने, सब समझा रहा हूं आपको। अभी तक उसने कुछ नहीं बताया कि भाई किस वजह से कर रहा है, सिर्फ एवी बातें बता रहा है, कहता वो कंडीशन पूरी ना की हो, कोई और कंडीशन पूरी ना की, 2 पॉइंट क्या है, कंडीशन पूरी ना की हो, कोई और कंडीशन पूरी ना की। उसके बाद तीसरे नंबर पे देखिएगा, अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि उस कंपनी को ऐसे मैनेज किया जा रहा है, अब जरा देखिएगा, ये कोई लैपटॉप रख मोबाइल रखे गया या ये किसका है, अच्छा अच्छा ठीक होगा, मैंने कहा वो एमी ना किसको रखे, बंदा तो वहां पे कोई बैठा नहीं, मैंने कहा पर मोबाइल दे गया, भुट्टो हो नजर ही ना आ रहा, उसको नजर आ रहा। बेटा तीसरी कंडीशन देखिएगा, कहता है अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, ये बात कर रहा है, देखो मेरे से चौथी कंडीशन देखो, आप जब इसको चला रहे होंगे तो आपने क्या करना है, सॉवरेंटी एंड नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने मेरे पब्लिक ऑर्डर का लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुआ था, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना था ना, यानी कि अब आप उस कंपनी को ऐसे मैनेज कर रहे हो बजाय पब्लिक का फायदा होने के, आपने पब्लिक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे हमने कोई हॉस्पिटल बनाया हो खुदा ना खासा इंसानों के इलाज के लिए, लेकिन वहां पे डॉक्टर डंगर डॉक्टर रख लिए वहां पे, खुद सोचे मेरे बच्चे वो लोगों को फायदा हो रहा होगा नुकसान हो रहा होगा, फायदे की बजाय उल्टा नुकसान हो रहा होगा। या मान लो कि आपने स्कूल खोला है, उसमें जो बच्चे हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं और टीचर माशाल्लाह वो इसी तरह के, तो लोगों को फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये मेरे बच्चे, या आपने कोई स्पोर्ट्स का मामला शुरू किया और जो ट्रेन करने वाले हैं माशाल्लाह उनको खुद ट्रेनिंग की जरूरत है, तो लोगों का तो टाइम जाया होगा मेरे बच्चे, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कहता है कि लोगों को फायदा देने के लिए आपने ये बनाई थी, लेकिन ऑपोजिट हुआ, अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन ए मैनर प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, अब लोगों का नुकसान होना शुरू हो रहा है उससे, बजाय के फायदे के वो नुकसान कर रही है। अभी तक कितनी कंडीशन वो पढ़े हैं आपने, रीजंस 3, कंडीशन पूरी ना हो रही हो, कोई और कंडीशन पूरी ना हो रही हो, और लोगों को फायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाए। उसके बाद चौथा देखो, द कंपनी हैज मेड ए डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। जब हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे ना मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 11 सारे का सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती है, ये जो एएफएस आप बनाते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जिसमें वो 5 एलिमेंट्स होते हैं, आपको बताइए हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि हर साल वो क्या करेगी, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के वो रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं। एक एनुअल रिटर्न भी होता है मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 11 में जाकर डिस्कस करेंगे। ये कंपनी के बड़ों के बारे में डिटेल होती है जो हम हर साल रजिस्ट्रार को जमा करवाते हैं, कंपनी के बड़ों के बारे में। ये एनुअल रिटर्न वो नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं होती, ये कंपनी के लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की शेयर होल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो चैप्टर नंबर 11 में जाके पढ़ेंगे, हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है, ये भी तो बैकएंड पे कंपनी थी ना, इसकी जिम्मेदारी थी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न क्या कर रही हो, हर साल जमा करवा रही। कहता है अगर ये कंपनी पिछले 2 सालों में, लगातार 2 सालों में इसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न बनाकर जमा नहीं करवाए, 2 सालों में, लगातार 2 सालों, यानी कि साल 2020 में इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाया, साल 2021 में भी इन्होंने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाया, तो इसका मेरे बच्चे लाइसेंस क्या कर दिया जाएगा, रिवोक कर दिया जाएगा। लेकिन अगर साल 2020 के अंदर बच्चे इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जमा नहीं करवाया, लेकिन साल 2021 के अंदर जमा करवा दिया, साल 2022 के अंदर फिर मेरे बच्चे इन्होंने जमा नहीं करवाया, इसका लाइसेंस रिवोक नहीं होगा। यानी कि 2 कंसेक्टिव ईयर्स के अंदर ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को जमा ना करवा रही, ये बड़ा जरूरी होता है मेरे बच्चे, जाके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर, याद रखोगे। अभी तक कितने रीजन पढ़े आपने, 4, कंडीशन पूरी ना की हो, और कंडीशन पूरी ना की हो, लोगों को फायदे की बजाय नुकसान करना शुरू कर दिया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न क्या है, लोगों की इंफॉर्मेशन, और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है, वो 5 एलिमेंट्स जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर,
ये आपने हर साल जमा करवाने थे, लेकिन 2 लगातार सालों में आपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को जमा। अच्छा, फाइल करने का मतलब होता है जमा करवाना। ये फाइलिंग का मतलब क्या होता है? जमा करवाना, सबमिट करवाना। लो बेटा, पांचवा देखिएगा, ये पांचवा तो पूरे का पूरा उसने कॉपी पेस्ट करके डाल दिया हमारी चौथी कंडीशन, पूरी की पूरी। कहता कि द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट, सॉवरेंटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एंड फ्रेंडली रिलेशन विद द, हाँ यहाँ पे ये लफ्ज नहीं वहां पे लिखा हुआ था, अब देख लो वहां पे अगर नहीं यकीन आ रहा। ये चौथा पॉइंट पूरे का पूरा ये लोगों के अगेंस्ट, हमारे मुल्क की जो सॉवरेंटी है उसके अगेंस्ट या नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट आपने ये काम करना शुरू कर दिया। नेशनल इंटरेस्ट में रख लें, जो लोगों के साथ हमारे जो जैसे अभी हमारे मुझे याद आ गया, हमारे जो सुपा सलार हैं वो अमेरिका के, तो वहां पे जो भी उन्होंने खाना खाना खाया, खाना शाना खा के जब वापस आए, उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते का टाइम लेकर आए, अमेरिका हमला नहीं करेगा, देखो हम कितने कामयाब हैं। तो सुबह सलार की सुनी जाती है दुनिया में। उन्होंने तीसरे दिन जंग शुरू कर दी, बेइज्जती महसूस हुई है। और उस वक्त उससे भी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई जब उनके जो वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बयान आया, क्योंकि हमने मजम्मत की, फिर ये गलत किया तो उन लोगों ने कहता ये जितने मजम्मतें कर रहे हैं ना, ये सारे हमसे एग्री करके गए हैं कि हमें कोई एतराज नहीं, बस हम क्या करेंगे, जाके लोगों को तसल्ली देने के लिए मजम्मत करेंगे। अब जब वो उसने बयान दे दिया, अब लोग और चढ़ गए भैया। है, देखो उसने क्या की, उसने हमारी जो वो थी ना, जो हमारे ईरान के साथ ताल्लुकात थे, उसने वो ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। उसने अगर वही बयान यहाँ पे कोई बैठी हुई ऑर्गेनाइजेशन दे रही होती, वो होती मान लो कि इसी तरह की एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, वो ही ये बयान दे रही होती यहाँ पे बैठ के कि ये जितने लोग मजम्मत कर रहे हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ये सारों ने बैकएंड पे अमेरिका के साथ तय किया हुआ, एग्री किया हुआ, ये सिर्फ लोगों को दिखावे के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये मजम्मत कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे खुद सोचो कि ईरान ने फिर क्या महसूस करना था। ईरान ने कहना था कि भैया आप लोगों ने हमें धोखा दे रहे हैं, एक तरफ हमारे साथ खड़े भी हो और साथ उनका भी साथ दे रहे हो, तो हमारे ताल्लुकात क्या करने थे उसने ईरान के साथ, खराब करने थे। लेकिन अब तो क्योंकि वो बयान किसने दिया, अमेरिका वालों ने। लेकिन अगर यहाँ की कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती तो उसने क्या करना था, हमारे हमसाय वाले के साथ ताल्लुकात को खराब करना था। लेकिन अब वो काम कौन कर रहा है, वाला पीटीआई वाला ऐसे ही। लेकिन वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है, वो कुछ और है, तो वो भी इसमें, लेकिन वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं हुई। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, अभी तक कितने पढ़ के आगे आप, 5 कंडीशन पूरी ना हुई हो, कोई और कंडीशन पूरी ना हुई हो, लोगों को फायदे के बजाय नुकसान देना शुरू कर दिया हो, 2 लगातार सालों में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न रजिस्ट्रार को जमा ना करवाई हो, ये क्या कर रही हो, हमारी नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, ये मुल्क की सॉवरेंटी या हमारे हमसाया वाले के साथ ताल्लुकात को खराब कर रही। 5 हो गए अभी तक पॉइंट। लो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, द नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस बिलो 3। अब ये भी नया है मेरे बच्चों, देखो ये पॉइंट भी किसी हद तक नया था, 4 कंडीशन में वादे नहीं था वहां। तो ये पॉइंट भी मेरे बच्चे नया है कि इसके मेंबर्स की तादाद कभी भी 3 से कम होगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, तब भी इसको मेरे बच्चे इसका लाइसेंस रिवोक कर देंगे। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है, सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी होती है, उसमें कम से कम कितने लोग होंगे बोला, 1। जो अदर देन सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी होती है, कम से कम उसमें कितने लोग होंगे, कम से कम 2। जो पब्लिक कंपनी होती है, मेंबर्स की तादाद बताएगा, उसमें कम से कम 3 लोग होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट होती है, ये हमेशा ही क्या होती है, पब्लिक कंपनी। इसलिए वो कह रहा है कि भैया इसके मेंबर्स की तादाद अब कभी भी 3 से कम हुई तो तब भी इसका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। बात समझा रहे मेरे बच्चों, कितने हो गए पॉइंट, 6। कौन कौन से बोला, कंडीशन पूरी ना हुई, कोई और कंडीशन पूरी ना हुई, लोगों को फायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न जमा नहीं कराए रजिस्ट्रार को 2 कंसेक्टिव फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद वो चौथी कंडीशन पूरी की पूरी, और उसके बाद इसके मेंबर्स की तादाद कभी भी 3 से कम हो। लोड़ा नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट जी। अच्छा, पॉइंट जी को आपने सिर्फ देखो, इसके अंडर आप देखें पॉइंट जी के अंडर, उसमें 5 सब पॉइंट्स भी, यानी कि पॉइंट जी के देखें तो उसमें सिर्फ 1 पॉइंट है वैसे तो ओवरऑल, लेकिन उसमें 5 सब पॉइंट्स भी हैं। अच्छा, आप क्या कर सकते हो, पेपर पे सबसे पहले कोशिश करना है आपने इसी तरतीब से लिखने, ये 6 के 6 पहले आपने लिखने, ये जो पॉइंट्स आपने पढ़े तरतीब जिस मर्जी से लिख लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
बस तरतीब लिखते हुए ये ना कहना कि इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड, ये आखिरी पॉइंट लिखा होता है इस तरह कि कोई मुनासिब रीजन हो, ये सबसे पहले नहीं लिखना। कि वो पूछ रहा हो कि रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस बताएं, आप सबसे पहले लिख रहे हो इट इज जस्ट एन इक्विटेबल दैट द लाइसेंस शुड बी रिवोक्ड, यानी कि अगर कोई मुनासिब रीजन सामने हो तो कर दो। कहता रीजन पहले दस दे दो, ये बेवकूफी होगी, इसको सबसे पहले लिख। लेकिन बाकी पॉइंट जिस मर्जी तरतीब से लिखें, लेकिन पॉइंट जी को हाथ ना लगाइए। अगर तो 5-6 पॉइंट्स पूछे बस ये बाकी लिख दीजिएगा जो ऊपर आपने पढ़े। लेकिन अगर वो खाली रीजन ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस पूछ ले तो फिर आपने ये नहीं कहना कि जी के सब पॉइंट्स आपने इसी तरह लिखने, तो ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा ना। ये तो बिल्कुल कोई कंप्यूटर बैठा होगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, आप कंप्यूटर थोड़ी हो। तो आपने क्या करना है, इन सब पॉइंट्स को अलग अलग पॉइंट ट्रीट करना है। जी, उसके बाद जो जी का सब पॉइंट है उसको एक्चुअली क्या होगा, एच आई जे के, इस तरह करके पॉइंट लिखने हैं आप। और वैसे भी ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आपने भी ऐसे ही करना था। आपने कौन सा मेरे कहने पे ये काम करना था, आपने वैसे भी करना था, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए कह रहा हूं ये काम आप कर दीजिएगा। इसको खाली एक पॉइंट के तौर पे वहां पे शो ना कीजिए। बात समझ आ रही? और वैसे भी हर एक अलग अलग रीजन है जिस बेस पर उसका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। तो कहते हैं द कंपनी इज, अब देखो इसको आपने मिला देना दूसरी उसके लाइन के साथ, द कंपनी इज कंसीव्ड आर ब्रॉड फास्ट, यानी कि बनाई ही इसलिए गई है, आर इज आर हैज बीन कैरिंग ऑन, या इस तरह चलाई जा रही है अनलॉफुल आर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, कि वो फ्रॉडुलेंट या गैर कानूनी काम कर रही है। आपने थोड़ा सा इसको आसान कर लीजिए, द कंपनी इज कैरिंग ऑन अनलॉफुल आर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, बस इतना। फिर आगे नेक्स्ट जो एच पॉइंट होगा उसके साथ फिर इस लाइन को पहले लफ्ज को बोलना है, साथ ऐड करना आपने। द कंपनी इज रन एंड मैनेज्ड बाय पर्सन हु फेल टू मेंटेन प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स, आर दे कमिट फ्रॉड, मिसफिसेंस, मालफिसेंस इन रिलेशन टू द कंपनी। या कंपनी को वो लोग मैनेज कर रहे हैं जो प्रॉपर अकाउंट्स बना ही नहीं रहे उस कंपनी के, और कंपनी में जो मैनेज कर रहे हैं लोग वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, और जानबूझ के मैनेजमेंट खराब कर रहे हैं, और जानबूझ के पैसे में हेर फेर कर रहे हैं। मिसफिसेंस क्या है, गफलत बरत रहे हैं जानबूझ के मैनेजमेंट में, क्योंकि उनका कौन सा खुद का पैसा लगाओ, खैरात है। और उसके बाद जानबूझ के वो क्या कर रहे हैं, पैसे में हेर फेर भी कर रहे हैं इन रिलेशन टू द कंपनी। यानी कि एच पॉइंट कौन सा होगा, द कंपनी इज रन एंड मैनेज्ड बाय पर्सन, वो लोग मैनेज कर रहे हैं, गंदे लोग, जो ना तो प्रॉपर हिसाब किताब रख रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, और जानबूझ के वो मैनेजमेंट में भी गफलत बरत रहे हैं, और जानबूझ के पैसे में भी हेर फेर कर रहे हैं। याद रखो, अभी तक आपने तकरीबन समझ लो कि 8 पॉइंट पढ़ लिए। कौन कौन से बोला, कंडीशन पूरी ना हुई हो, कोई और कंडीशन पूरी ना हुई हो, लोगों को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा हो, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जमा ना हो रही हो लगातार 2 सालों में। उसके बाद वो चौथी कंडीशन पूरी की पूरी, कंपनी के मेंबर्स की तादाद कभी भी 3 से कम हुई हो, और कंपनी को चलाने वाले कोई अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर रहे हो, या कंपनी को चलाने वाले प्रॉपर अकाउंट्स ना बना रहे हो और फ्रॉड कर रहे हो, जानबूझ के वो खराब मैनेजमेंट कर रहे हो और खराब या वो पैसे में हेर फेर कर रहे हैं। याद रखेंगे मेरे बच्चों। उसके बाद द कंपनी इज रन एंड मैनेज्ड बाय पर्सन हु आर इन्वॉल्वड इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि खुद सोचे कि खुदा ना खासा यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही हो और उनको फंडिंग इनसे मिल रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, या मेरे बच्चे लोगों का जो हराम का माल होता है उस हराम के माल को, आपको पता है मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, मेरा ख्याल आप में से मोस्टली बच्चे बिलो पढ़ गए हैं। जब कोई हराम का माल कमा रहा हो और मेरे बच्चे उसको दुनिया को दिखाए कि ये हलाल का है, उसको कहते हैं ये मनी लॉन्ड्रिंग कर। हमारे बहुत सारे गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो अन्य पैसा गवर्नमेंट से वहां से करप्शन करते हैं। करप्शन करने के बाद उन्होंने क्या किया होता है, अपनी बेगमात की एनजीओज बनाई होती, एनजीओज बनाई होती। वो उस करप्शन का पैसा क्या करते हैं, वो करप्शन का पैसा बाहर भेजते हैं, अज्यूम करो बाहर भेज देंगे, कश्तियों के जरिए, लोगों के जरिए, खिलाड़ियों के जरिए, अदाकाराओं के जरिए उस पैसे। एक तो ये भी तरीका है, पाकिस्तान में भी वाइट हो जाती है मनी, एक ये भी है, बाहर भेजो और उसके बाद वहां से इसकी जो बेगम है उसको डोनेशन की शक्ल में ये पैसा वापस आ जाए, उस एनजीओ को पैसा मिल रहा है बाहर से है? तो इस तरह ये भी एक तरीकाकार होता है। अब खर्चे हैं उसको। उसके बाद एक और तरीकाकार होता है, ये सारे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल होते हैं, सारे नहीं मतलब मोस्टली, इन्होंने कोई अपने मोहल्ले में स्कूल खोला होता है, या कोई जमीनें ली होती हैं, या कहीं पे कुछ इस तरह का छोटा मोटा कारोबार किया होता है, वो कारोबार चल नहीं रहा होता प्रॉपर। ये जितना करप्शन का पैसा होता है ये दिखाते हैं कि हमने यहां से कमाया हो, एक्चुअली वहां से कुछ नहीं करते, सिर्फ किताबों में है या दिखाने के लिए है, कोई स्कूल खोल लिया कुछ भी इस तरह का। वो जितना करप्शन का पैसा होता है वो यहां से प्रॉफिट दिखा रहे होते हैं, ये देखे स्कूल से हम कमा रहे हैं।
और उसको खर्च दे देते, क्योंकि करप्शन के पैसे को खर्च करना आसान नहीं होता। लोग सवाल पूछेंगे कहाँ से कमाया, तो ये इस तरह का जब वो काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। सिर्फ बता रहा हूँ आपके आजू बाजू में ये जितने MNA MPs हैं, इनकी सबकी मेरे बच्चे, एक तो जरी जमीन है, तो जरी जमीन का भी एक बड़ा खूबसूरत तरीकाकार है मनी लॉन्ड्रिंग करने का है। उसके बाद और भी बेतहाशा है पाकिस्तान में जितनी ये फिल्में बनती हैं। अब देखा होगा आपने पाकिस्तान की फिल्मों का मेयार है, ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग में ही मेरे बच्चे, ये नहीं कि प्रॉपर, लेकिन एक अच्छा खासा सहारा है मनी लॉन्ड्रिंग का, ये जो मूवीज बनती है पाकिस्तान के अंदर। खैर वापस कहता है रन एंड मैन पर्सन हु आर इन्वॉल्व इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, अगर वो ये NGO इस तरह की हरकतों में इन्वॉल्व हो। उसके बाद दोबारा से उस लाइन को साथ ऐड करना है, द कंपनी इज मैनेज्ड बाय पर्सन हु रिफ्यूज। ये तो सादी सी बात है मेरे बच्चे, जो लॉस इस एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट पर अप्लाई होते थे वो लोग उसको ही ना मानते। कौन कौन से लॉस हैं याद है? कंपनी किन जो पीछे पड़ गए थे वो कौन से लॉस हैं जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, या गवर्नेंस ऑफ कंपनी किन लॉस के मुताबिक मैनेज की जाती है? वहां पे कंपनी एक्ट भी था, वहां पे मेमोरेंडम भी था, आर्टिकल भी था, वही बातें मेरे बच्चे, या वो कंडीशन जिनकी बेस पे लाइसेंस मिला था वो दोबारा उसने सारी इकट्ठी करके फिर लिख दी उसने। कहते द कंपनी इज मैनेज्ड बाय पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल या द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2017 और फेल टू कैरी आउट द डायरेक्शन और डिसीजंस ऑफ द SCCP और द रजिस्ट्रार गिवन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय द SCCP, या SCCP ने कोई और इनको डायरेक्शन दी थी, हदायत दी थी, या रजिस्ट्रार ने कोई इनको कहा हो, इन्होंने उनकी बात ना मानी। एक जनरल सी बात। और द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस और इज नॉट इन ऑपरेशन फॉर 1 ईयर, एक पूरा साल हो गया वो कुछ कर ही नहीं रहे, यानी कि लाइसेंस लेके हमने क्या किया हुआ है, बस वो लाइसेंस लेके रखा हुआ है, जिस मकसद के लिए लिया हो 1 साल से वो बंद है, हमने कुछ भी नहीं किया पूरे साल के अंदर। तो फिर भी वो कहेंगे भैया एम वेले बैठे हो, तो आपका लाइसेंस क्या कर रहे हैं, रिवोक कर रहे हैं। और आखिर पे इसके अलावा कोई और मुनासिब रीजन। अब मेरे बच्चे थोड़ा सा इन चीजों को दोबारा इकट्ठा करो। हमने कहा कि हमने रीजन फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस पढ़ रहे थे कि कौन कौन से रीजन। सबसे पहले कंडीशन पूरी ना हुई, कुछ और कंडीशन पूरी ना हुई, लोगों को फायदे की बजाय नुकसान हो रहा हो। चौथी कंडीशन यानी कि वो सॉवरेनिटी के अगेंस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, ताल्लुकात के अगेंस्ट। उसके बाद एनुअल रिटर्न और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगातार पिछले 2 सालों में जमा ना करवाई हो। उसके बाद मेंबर्स की तरह कभी भी 3 से कम होगी हो। उसके बाद कोई अनलॉफुल या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी, वो जो कंपनी इस ये G पॉइंट शुरू हो गया उसके बाद है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो मैनेज कर रहे हैं वो प्रॉपर अकाउंट्स ना बना रहे हो, मिसप्रेजेंस मालफिसेंस कर रहे हो, या मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि वो जो कंपनी चला रहे हैं वो टेररिस्ट या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, टेररिस्ट फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हो, या जो कंपनी चला रहे हैं वो लॉस को मानने से इनकार करते हैं, या जो कंपनी चला रहे हैं वो वैसे ही कंपनी को यानी कि अपनी कंपनी एक पूरे साल तक अपने ऑपरेशन वैसे ही बंद रखे। ये मेरे बच्चे सारे के सारे क्या थे, रीजन है। तो कोशिश करिए, लगाना तो रटा है, लगाना तो रटा है, ये तो सिर्फ आपको रटा लगाने में थोड़ी सी मदद है कि मेरे बच्चे इस तरह कर लेंगे तो शायद थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इसका ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। ये बातें अभी मैंने आपको बताई हैं, अभी इंशाल्लाह क्लास के बाद निकलेंगे सब भूल भाल चुके होंगे, क्योंकि मैंने तो कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, मुझे तो याद है। रौला तो आपका है ना, आपने तो भी पढ़ा है। अगर थोड़ा बहुत रिटेन हो गया तो बड़ी कमाल की बात, लेकिन कैसे रिटेन होगा? लॉ बार बार भूलेगा, आपने बार बार रीड करना है, एक ही तरीका का। तो उसको जाकर कोई आधा पौना घंटा दिया करो, आज का भी रिपीट करो और पिछला भी कोई थोड़ा बहुत एरिया रिपीट कर लो। जब बार बार रिपीट कर लोगे एक वक्त ऐसा आएगा आपने सिर्फ हेडिंग पढ़नी है, यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पढ़ेंगे रीजंस फॉर रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, आपको पूरा टॉपिक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा इसके अंदर है क्या। तो शायद 1 मिनट के अंदर 2 मिनट के अंदर आपने पूरे का पूरा चैप्टर रिवाइज कर लें इस चैप्टर में था क्या। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, लगातार रिवीजन। बेटा रीजन सामने आ गया, रीजन में से कोई रीजन आ गया, यानी कि सारे के सारे कोई रीजन सामने आ गया, उस रीजन की बेस पे SCCP आप लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था, सीधा उसको इन राइटिंग तो रिवोक करेगा ही करेगा, लेकिन क्या करेगा, उनको एक सुनने का मौका भी देगा। कहता है होएवर बिफोर ए लाइसेंस इज सो रिवोक्ड द कमीशन शैल गिव टू द कंपनी इन नोटिस इन राइटिंग ऑफ इट्स इंटेंशन टू डू सो। भैया हम क्या करने जा रहे हैं, आपका लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं, उसको नोटिस दे रहे हैं भाई हम क्या करने जा रहे हैं, आपका लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं। एंड शैल अफोर्ड द कंपनी एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, और उनको मौका देंगे कि आए आके अपनी बेगुनाही साबित करें। यानी कि इनमें से कुछ भी SCCP के पास चला गया, जो पीछे आपने 10-11 तरह की चीजें देख ली, उनमें से कुछ भी SCCP के पास चला गया तो SCCP कंपनी को नोटिस भेजेगा, भाई हम आपका लाइसेंस रिवोक करने जा रहे हैं इस वजह की वजह से, इस रीजन की वजह से। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि आए और आके अपनी बेगुनाही साबित कर लें अगर कर सकते हैं। तो अगर वो ना साबित कर पाए तो उसका लाइसेंस क्या होगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। जैसे मान लो कि आपने देखा होगा हमारे पिछले इलेक्शन हुए थे, तो इलेक्शन के अंदर चूंकि हमारे माशाल्लाह बड़े ईमानदार जज हैं, अभी हज करके आए हैं हाजी साहब,
हुआ क्या कि उसने 45 फॉर्म 45 की बजाय उन्होंने 47 बना के लोगों को जिता दिया। मजे की बात, ये तो हुआ, ये तो आम हुआ। रौला कहां पे हुआ? जहां पे नून लीग के या पीपल पार्टी के लोग हार गए। उस दिन नहीं कहीं पे कोई ईमानदार आरओ बैठा हुआ था, उसने फॉर्म 47 इशू करने से इनकार कर दिया, और उनके लोग क्या हो गए, वो मान लो हार गए, जेन्युइन उसने रिजल्ट दे दिया गलती से। उसके बाद उनके हारे हुए लोग चले गए उसमें कोर्ट में, और कोर्ट ने वो जो जीते हुए थे पीटीआई को, उनको एक नोटिस भेजा, भैया हमारे पास एक आ गई है इंफॉर्मेशन, आप गलत जीते, आओ आगे अपनी बेगुनाही साबित करो। वो सारे फॉर्म 45 से इकट्ठे करके लेकर चला गया। सर ये देखें, ये सब बाकी जो वो थे हमारे साथ कैंडिडेट, उनके भी, उन्होंने भी सारे फॉर्म जमा करवाए हुए, ये रिजल्ट के मुताबिक मैं ही जीता हुआ। वो कहता फॉर्म 45 को साइड पे करो। इलेक्शन कमिश्नर को कहा, हाँ भाई तेरे पास क्या है? कहता सर मेरे पास तो यही जीता हुआ। कहता भाई आप अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए, आपने जो जीती हुई सीट थी इस मुबारक बंदे को दे दो। तो सीटें पकड़ पकड़ के अदालत क्या कर रही, वो जो नून लीग के जो पीपल पार्टी के लोग हैं उनको दे रही है, क्योंकि बेचारे वो जो लोग हैं पीटीआई वाले, वो बेगुनाही साबित नहीं, यानी कि वो जेन्युइन जीते हुए बेचारे वो साबित नहीं कर पाए। तो इतना खूबसूरत निजाम आपके मुल्क है, मेरा भी मुल्क है। उन बगैर, सॉरी, उन बेशरम जजों का भी मुल्क है। तो इस तरह का इंसान है बंदा, इस तरह का मैंने जानबूझ के थोड़ी बोला है। मसला सारा रोटी है डाले का भी है। ले मेरे बच्चों, लाइसेंस रिवोक हो गया। अब अगली बात है कि अज्यूम कर लो ये वो लोग थे जो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को चला रहे थे, ये बेगुनाही साबित नहीं कर पाए अपनी, उन रीजंस को मान लो कि डिफेंड नहीं कर पाए जिस वजह से लाइसेंस रिवोक होने जा रहा था, और एससीसीबी ने क्या कर दिया, इनका लाइसेंस रिवोक कर दिया। अब ये परेशान खड़े हुए, अब आगे क्या होगा? तो अब मेरे बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। जब लाइसेंस रिवोक हो जाए उसका क्या इफेक्ट होगा? देखो वो तो रीजन थे कि लाइसेंस किन बेस पे रिवोक हो सकता है। अगर वो रीजन की बेस पे लाइसेंस रिवोक हो जाए, लाइसेंस रिवोक होने के बाद अब क्या होगा? मान लो हम ये जो बैठे हुए ना पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट थी, और आज ही हमें सुबह सुबह मान लो कि हम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाए और हमारे लाइसेंस रिवोक होने का हमें नोटिस मिल गया एससीसीबी से, कहता अब इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहले यहाँ पे अरशद आएगा, अरशद कहेगा सर क्लासें बंद कर, ताले लगाने लगे हैं सर, क्या हुआ है सर? लाइसेंस रिवोक हो गया हमारा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर किसी एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हो जाए, सबसे पहले जो काम करेगी वो क्या करेगी, अपनी सारी एक्टिविटीज स्टॉप कर देगी। बस भैया बस जाओ अब देखो ये थी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट जो लोगों से वो लेती थी, मान लो कि डोनेशन वगैरह। एक और चीज देखिए, चले हम अपनी एग्जांपल में एक ऐसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट रखी हुई जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती थी, इसका लाइसेंस रिवोक हो गया। अगर इसका लाइसेंस रिवोक हो गया तो इसका इफेक्ट क्या होगा, अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? सबसे पहले इसने क्या करना है, अपनी एक्टिविटीज को स्टॉप करना है। लेकिन कोई एक्टिविटी कर सकती है सर? हाँ, एक एक्टिविटी कर सकती है, अगर इस एसोसिएशन के किसी की तरफ पैसे हैं, उन पैसों को रिकवर कर सकती है जो उधार हो। होता ना कि बात किसी को कर्जा दिया हुआ इस एसोसिएशन है, या उधार पे कोई सामान बेचा हुआ है, वो पैसे रिकवर कर सकती है जो किसी ने इसके देने हैं, इसके अलावा कोई और एक्टिविटी नहीं कर सकती। तो एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक होने के बाद सबसे पहला काम क्या है, अपनी एक्टिविटीज करेगी। क्या कोई एक्टिविटी अभी भी कर सकती है? हाँ, एक एक्टिविटी कर सकती है, जिन मानो कि इस एसोसिएशन का जिनकी तरफ पैसा है, जिनकी तरफ पैसा ड्यू है, उनसे वो पैसा वसूल कर सकती है, इसके अलावा कोई काम नहीं करना। अब अगली बात, जब इन्होंने एक्टिविटी भी स्टॉप कर दी और उसके बाद मान लो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा रिकवर कर रहे हैं, अब अगली बात, क्योंकि ये चलते थे डोनेशन पे, चैरिटी पे, और आपने देखा होगा अक्सर अखबारों में इश्तिहार, उसके बाद टीवीज के अंदर वो चल रही होती है, एड चल रही होती हैं, या यहाँ पे पोल्स वगैरह के ऊपर लगाए होते हैं कि भैया देखिए हम लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये काम करते हैं, आप जब ये कुर्बानी के जानवर करें उनकी खा ले, हमारे पास जमा करो या हमारे पास पैसे जमा करवाएं। रमजान में तो ये फिर बहुत ज्यादा ये काम होता है। कहता कि अब ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या करेगी, अब किसी बंदे को कायल नहीं करेंगी कि आए हमारे पास अपनी डोनेशन और चैरिटी जमा करवा दें, कायल नहीं करेंगे किसी को, यानी कि कोई अखबार में इश्तिहार कहीं पे लोगों को ये नहीं कहेंगे हम लोगों की फलाह बहबूद का काम करते हैं, हमारे पास पैसे जमा करवा दें। लाइसेंस रिवोक होने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले एक्टिविटी स्टॉप करेंगे। एक एक्टिविटी कर सकते हैं कि अभी भी उन लोगों से पैसा रिकवर कर सकते हैं जिनकी तरफ एसोसिएशन के पैसे ड्यू। तीसरे नंबर पे ये किसी को सॉलिसिट नहीं करेंगे, सॉलिसिट होता है कायल करना, कायल करना, लोगों को कन्विंस करना कि सर आए हम लोगों की भलाई का काम करते हैं, आप हमें पैसे दें।
अगर कोई बंदा अनजान में जो पहले इनको डोनेशन देता था, डोनेशन लेकर पहुंच भी जाए, उसे डोनेशन रिसीव नहीं करेंगे, बल्कि उसको बताएंगे सर हमारा लाइसेंस रिवोक हो गया, अब हम आपसे ये डोनेशन वसूल नहीं कर सकते। अभी तक 4 चीजें। लाइसेंस रिवोक होने के बाद सबसे पहले एक्टिविटी स्टॉप की, लेकिन एक एक्टिविटी कर सकते थे, पैसा रिकवर कर सकते थे जो एसोसिएशन का है। दूसरा, आपने किसी को कायल नहीं करना, आप कोई अखबारों में इधर उधर आपने लोगों को नहीं कहना कि आए हमारे पास डोनेशन चैरिटी जमा करवाएं। लेकिन अगर कोई पहला बंदा या कोई अनजाने में ले भी आए तो आपने उससे पैसे वसूल नहीं करने। अब मेरे बच्चे देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान में आपको पता कि जुगाड़ी कौम है। बड़े सारे ऐसे लोग जो बेचारे बेरोजगार हों, उन्होंने शुरू में सोचा होगा ऐसा करते हैं, इस तरह की कंपनी बनाते हैं, कंपनी बना के SCCP से लाइसेंस भी ले लेते हैं और लोगों से चैरिटी डोनेशन इकट्ठा करेंगे और इस कंपनी को मान लो कि चलाएंगे लोगों से। जब बड़ा सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, जिस तरह ज्यादा हमने डिस्कस किया, बैंक बैलेंस भी भरा पड़ा है, एसेट्स भी बड़े पड़े हुए हैं, उसके बाद हम क्या कर देंगे, हम कोई भी ऐसा रीजन क्रिएट कर देंगे जिसकी वजह से हमारा लाइसेंस रिवोक हो जाए। जब लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, सारा कुछ इकट्ठा करेंगे, स्कूल से बाहर निकलेंगे, अय्याशी करेंगे। तो ये मेरे बच्चे कानून बनाने वालों को पता था कि ये इस तरह की हरकत करेंगे, इसलिए अगली जो कंडीशन देखो। अब इसके ऊपर कानून नेक्स्ट क्या कह रहा है इनको, कहता है कि जितना कुछ भी आपके पास पड़ा हुआ है, ये जो आपने एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट बनाई थी सेक्शन 42 के मुताबिक, आपके पास जितने भी एसेट्स पड़े हुए, लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद नेट एसेट्स अब वो आपके नहीं, वो किसी और एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर कर। यानी कि अगर हमारा ये यहाँ का लाइसेंस रिवोक हो गया, ये जितने एसेट्स आपको नजर आ रहे हैं, या हमारे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, या यहाँ पे कोई भी, ये जो कुछ नजर आ रहा है, या अब वो जो मेंबर्स हैं अपने घर लेकर नहीं जा सकते, बल्कि क्या करना उन्होंने, लाइबिलिटीज पहले तो इसकी पे करेंगे, कोई वापडा का बिल है, कोई बिल्डिंग का रेंट है, जो एम्प्लॉइज की सैलरी है, ये सारा कुछ पे करने के बाद अगर कुछ बच गया, वो जो नेट एसेट्स हैं वो किसको ट्रांसफर कर देंगे, किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के जो सेक्शन 42 के मुताबिक बनी हो। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत होगी, उन्होंने कहा कि मान लो कि ये सामने वो है शेख जायद हॉस्पिटल, वो भी अज्यूम कर लो एक एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, उसका लाइसेंस रिवोक हुआ, उसके एसेट वो क्या करेंगे, वो किसी और एसोसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। कोई और एसोसिएशन में मान लो कि हम हैं यहाँ पे जो कॉलेज चला रहे हैं सीए का, हम भी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है सेक्शन 42 वाले। अब शेख जायद की मैनेजमेंट, अच्छा ये सारा कुछ मैनेजमेंट कर रही होगी, याद रखिएगा। शेख जायद मैनेजमेंट का मतलब क्या, डायरेक्टर्स वगैरह ये सारा वही काम कर रहे होंगे। अच्छा डायरेक्टर वहां पे सोचेंगे, अच्छा देखो भैया कौन सी एसोसिएशन है जिसको हम ये इसके एसेट ट्रांसफर करेंगे, कोई और सेक्शन 42 वाले। उन्होंने बताया कि सर ये 7 CFE खुला हो, ये एसेट उसको ट्रांसफर कर देते हैं। अब भैया तो खुद सोचो, यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी होंगी, यहाँ पे स्ट्रेचर पड़े होंगे, ड्रिप पे पड़े होंगे। अब बच्चे कह रहे हैं कि भैया सुना था कि ये मुश्किल है, इतने हालात खराब हो जाएंगे, किसी कॉलेज में इमरजेंसी इस लेवल की चली जाएगी है कि ये तो काम खराब हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, शायद उनके एसेट हमारे किसी काम के नहीं है। यहाँ पे किस काम में इस्तेमाल, कहाँ पे होने, वो किसी भी काम में। अब ये भी नहीं कर सकते कि अल्लाह माफ करे एम्बुलेंस हम बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दे दें, समझा रहा हूँ तेरे बाप। इसका मतलब क्या हुआ, उसके एसेट हमारे किसी काम के नहीं है। फिर यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो, जब आपका लाइसेंस रिवोक हो जाए, उसके जो नेट एसेट्स होंगे, मतलब लायबिलिटीज पे करने के बाद, अब किसी और एसोसिएशन को ट्रांसफर करो, लेकिन ट्रांसफर करते वक्त एक और वो कर लीजिए, प्रेफरेंस आप दीजिएगा उस एसोसिएशन को जो आप ही की तरह का काम कर रहे हैं। इसलिए एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने वालों का लाइसेंस रिवोक हुआ। अब उनको कहा जा रहा है प्रेफरेंस किसको दो, जो कोई और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ही काम कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि ये एक एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने वाली एक और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है, हम एसेट अपने उसको ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन कौन से करें, लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करनी। ये ना हो कि माशाल्लाह खुद भी डूबे, उनको भी लेकर डूब जाए। क्या ट्रांसफर करने हैं, सिर्फ और सिर्फ नेट एसेट्स। अगर कुछ भी नहीं बचा लायबिलिटी पे करने के बाद तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करेंगे, समझे। लेकिन इसके बाद बथेरा कुछ हो, लायबिलिटीज क्या थी इसकी, मोस्टली लोग फलाह बहबूद में लगे हुए थे। दोबारा हो, अगर लाइसेंस रिवोक हो जाए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट, एक ही बात होती है, इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक्टिविटी स्टॉप कर। लेकिन कोई एक्टिविटी स्टिल कर सकते हो, एक कर सकते हो, क्या बोला, जिनकी तरफ से एसोसिएशन का पैसा वो रिकवर कर सकते हो। उसके बाद लोगों को सॉलिसिट नहीं करना कि भैया आओ हमारे पास डोनेशन जमा करवा दो। लेकिन अगर कोई लेकर आ जाए जाने में, उसे वसूल नहीं करना। उसके बाद जितने भी आपके नेट एसेट्स हैं वो आपने ट्रांसफर करने हैं किसी और एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जो सेक्शन 42 में बनी हो। लेकिन प्रेफरेंस किसको देनी है, जो सिमिलर काम करती हो, जो सिमिलर काम करती हो, आप ही की तरह का काम कर रही है। याद रखेंगे मेरे बच्चे। अब यहाँ पे एक और चीज आ गई, देखो भाई, यहाँ पे 2 चीजें थी। एक थी कंपनी, और इस कंपनी ने सामने जो पर्दा रखा हुआ था वो कौन सा था बोला, सेक्शन 42 वाला, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला। एक पर्दा भी था इसके सामने।
और हमने कहा था ये जो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट वाला हमने आपको ये दे दिया ना सहारा, आपने इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, अगर ना पूरा किया तो हम क्या करेंगे, ये लाइसेंस आपका रिवोक कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद वो जो रीजन जितने भी आपने पढ़े उन रीजन में से कोई रीजन हो गया, एसएससीपी क्या करेगा, इनका लाइसेंस रिवोक करेगा। अच्छा लाइसेंस रिवोक कर दिया, अब हम सोच रहे होंगे सर लाइसेंस रिवोक हो गया, अब वो काम तो नहीं कर सकते, लेकिन बैकएंड पे इंसान तो अभी भी जिंदा है, कंपनी तो अभी भी जिंदा है, लाइसेंस रिवोक हुआ है ना, कंपनी तो अभी भी जिंदा है, उसका क्या करना है। तो यहां पे देखिएगा, अगर किसी एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट उसका लाइसेंस रिवोक हो जाए, लाइसेंस रिवोक तो हो गई होगा, उस रीजन की वजह से उस कंपनी को भी बाद में वाइंड अप कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि वो रीजन काफी है जिस वजह से आपका लाइसेंस रिवोक हुआ है कि आपकी कंपनी को भी खत्म कर दिया है। जिस वजह से आपका लाइसेंस रिवोक हुआ है वो गुना इतना काफी है कि लाइसेंस भी रिवोक हो और साथ कंपनी भी वाइंड अप, उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा कंपनी। यानी कि अब ये देखो आपको सदा कहां तक मिलेगी, कंपनी भी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि हैं तो वो गंदे लोग हैं जो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट चाह रहे थे, वही कंपनी के मालिक हैं। हम चाह रहे हैं कि इनकी कंपनी भी जिंदा ना रहे। तो याद रखिएगा, अब जब एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक होगा तो साथ ही मेंबर्स की जिम्मेदारी होगी, इन्हीं लोगों की, डायरेक्टर्स मेंबर्स की, अब उस कंपनी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे, वाइंड अप करेंगे, वाइंड अप करेंगे। तो वाइंडिंग अप का देखो, पहले लाइसेंस रिवोक, ये सारे काम, उसके बाद मेरे बच्चे इस कंपनी का नाम रजिस्ट्रार के पास देखेंगे, कंपनी कहां पर रजिस्टर्ड होती है, जो कंपनी रजिस्ट्रार होते हैं उसके पास कंपनी, मान लो मैं कंपनी की रजिस्ट्रार, मेरे पास यहाँ पे एक कंपनी आ रही है सीएफई लिमिटेड, और वो एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट भी थी, एससीसीपी ने उसका लाइसेंस रिवोक कर दिया, लेकिन मेरे बच्चे मेरे रजिस्टर में, रजिस्ट्रार के रजिस्टर में तो अभी भी उस कंपनी का नाम आ रहा है। कानून कहता है कि जिस एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हो जाए, जो बैकएंड पे कंपनी थी वो कंपनी भी वाइंड अप होगी और उस रजिस्ट्रार के रजिस्टर में से उसका नाम खत्म होना चाहिए, वो हमें कहीं नजर ना आए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हो तो कंपनी भी क्या होगी, वाइंड अप होगी। बात समझ आ रही है कि नहीं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं मेरे बच्चे, देखिएगा जरा, वो कहते हैं कि जब आप पैसे ये ट्रांसफर कर रहे होंगे, जब ये पैसे ट्रांसफर कर रहे होंगे सारे किसी दूसरी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को, एसेट, नेट एसेट ट्रांसफर कर रहे होंगे, क्या कहता है कुछ बचा के भी रख सकते हैं, कहता हाँ थोड़े से पैसे बचा लीजिएगा, एक रीजनेबल सी अमाउंट बचा लीजिएगा, ये कल जब इस, अब कंपनी को भी खत्म कराना है, जब उस कंपनी को वाइंड अप करेंगे वहां पे थोड़ा बहुत खर्चे होंगे, आप वाइंडिंग अप में, उस वाइंडिंग अप के खर्चे के लिए आप कुछ थोड़े से पैसे बचा लीजिएगा। दोबारा शुरू करो, अगर किसी एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का लाइसेंस रिवोक हो जाए उसके कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले क्या करना, एक्टिविटी स्टॉप करनी है, उसके बाद पैसा रिकवर कर सकते हो, किसी की तरफ ड्यू है, और उसके बाद सॉलिसिट नहीं करना, कोई लेकर आ जाए पैसे वसूल नहीं करने, और जितने एसेट्स हैं नेट एसेट्स वो क्या करेंगे, किसी और एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर करें, लेकिन प्रेफरेंस किसको दोगे, इसका सिमिलर एक्टिविटी। और क्या सारे ट्रांसफर करते हैं पैसे, या कुछ बचा के रख लें, कुछ बचा के रख लें, ये बचाए हुए पैसे किस काम आएंगे, वाइंडिंग अप के लिए, उस कंपनी को भी खत्म करना है, याद रखोगे मेरे। अब अगली बात है कि कितने दिनों में ये सारा कुछ प्रोसेस हो रहा होगा, कहते हैं जिस दिन आपका लाइसेंस रिवोक होगा, जिस दिन, वो दिन जिस दिन आपको मिल गया है कि भैया आपका लाइसेंस रिवोक हो गया, उस दिन के 90 दिन के अंदर अंदर ये सारे ऐसे सारा काम करके उसके सारे एसेट्स आपने एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को किसी को ट्रांसफर कर देंगे। यानी कि लाइसेंस रिवोक होने के बाद आपके पास कितना टाइम है बोला, 90 दिन, ये मैक्सिमम दिन। 90 दिनों के अंदर आप क्या करो, उसके सारे एसेट किसी और एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो। अब अज्यूम कर लो हमने 90 दिनों में ये सारा काम कर दिया, 90 दिनों में ये सारा काम हो गया जो हमारी जिम्मेदारी थी। अब कहता अब क्या करना, कहता इसके बाद जो कंपनी की मैनेजमेंट है वही लोग, वो क्या करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसका नाम होगा कंप्लायंस रिपोर्ट। ये क्या तैयार करेंगे, एक कंप्लायंस रिपोर्ट। कितने दिनों में, जब ये सारा काम हो जाएगा, मैक्सिमम 90 दिन, ये भी अभी बताएंगे आई कैप में कैसे सवाल पूछा हुआ था इसके ऊपर। कहता है कि 90 दिनों के अंदर जब ये सारा काम कर दिया, उसके अगले 15 दिन में आपने क्या करना है, एक कंप्लायंस रिपोर्ट तैयार करके दो। कंप्लायंस रिपोर्ट का मतलब क्या है, सर हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ था, लाइसेंस रिवोक होने के बाद हमारे ऊपर जितनी भी कानूनी जिम्मेदारियां थी ना, वो सारी हमने पूरी कर दी। मतलब हमने एक्टिविटी भी नहीं की, हमने कोई वहां पैसा रिकवर किया था लोगों से, हमने सॉलिसिट भी नहीं किया, अगर कोई बंदा पैसा लेकर आ भी गया सर हमने उससे वसूल नहीं किया, और हमने क्या किया, जितने भी उसके जो नेट एसेट्स है वो सारे किसी और एसोसिएशन को ट्रांसफर कर दिए, स्वाय एक रीजनेबल अमाउंट रखने के। ये सारा काम कर दिया सर हमने। ये रिपोर्ट आपने 90 दिनों के बाद कितने दिनों में जमा करवा देंगे रजिस्ट्रार को, 15 दिन के बाद। मतलब अगर यहां पे हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ, इस दिन अगर हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ है इस जीरो डेट के ऊपर, तो कितने दिनों में बच्चे, 90 दिनों में ये सारा काम आप कर चुके होंगे, कंप्लीट करना आप। और जब मैक्सिमम 90 दिन है, मैक्सिमम 90 दिन है, वो कहता है कि अगर इससे पहले हो जाए तो तब, अगर इससे पहले हो जाए तो तब, लेकिन मैक्सिमम आपके पास कितने दिन है,
ये मैक्सिमम है। लेकिन अगर इससे पहले ये काम कर लें कंप्लीट, मान लो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आपने 60 दिनों में, तो उसके 15 दिन में रिपोर्ट जमा करवा दें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रिपोर्ट जब भी ये काम कंप्लीट कर लें 15 दिन में जमा करवानी है। देखो दोबारा मैं कह रहा हूँ, इसके ऊपर सवाल बनाया हुआ है क्या, रिपोर्ट आपने कब जमा करवानी है, रजिस्ट्रार को, लेकिन रिपोर्ट एससीजीपी को नहीं जमा करवानी, किसको जमा करनी, रजिस्ट्रार को। रिपोर्ट का नाम क्या है, कंप्लायंस रिपोर्ट। कंप्लायंस रिपोर्ट का मतलब क्या है, जितनी कानूनी रिक्वायरमेंट्स थी लाइसेंस रिवोक होने के बाद हमने सारी पूरी कर दी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है आपने कब तक जमा करवानी है, 90 दिन मैक्सिमम है, उसके 15 दिन के अंदर। लेकिन वो सारा काम आप 90 दिन से पहले पूरा कर लें तो उसके 15 दिन के अंदर। अगर मान लो आपने 60 दिनों में सारा काम कर लिया, एसेट भी ट्रांसफर कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब आप 90 दिनों का वेट नहीं करेंगे कि भाई 90 दिन होंगे तो फिर मैं 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराऊंगा। कहता है कि 90 दिन तो मैक्सिमम है, ये तो भैया लिमिट है, एंड है। लेकिन इससे पहले अगर काम कंप्लीट कर ले उसके 15 दिन में रिपोर्ट जमा करवा, और 90 दिनों में अगर कर लिया तो इट्स ओके, 90 दिन पूरे हो गए और काम भी कंप्लीट हो गया। अगले 15 दिन में क्या कर दो, इसकी रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवा दो। बात समझ आ रही है कि नहीं? अज्यूम कर लो 1 जनवरी को हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ था, 1 जनवरी 2025 को हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ। मुझे बताओ ये सारा काम जो लाइसेंस रिवोक होने के बाद हमने करना है, कब तक करना है, दिन बताओ। अच्छा यहाँ पे दिन काउंट करने हैं, महीने काउंट नहीं करने हैं आप लोगों ने। जब वो दिन कह रहा होगा ना, वो जैसे वो होता है ना टैक्स के अंदर आप रेजिडेंशियल स्टेटस काउंट करते हैं, विदन का मतलब होता है वो तारीख की, वो दिन भी बीच में ऐड करना है, फ्रॉम विदन, वो भी होगा बीच में ऐड होगा। तो 31 हो गए जनवरी के दिन, उसके बाद 28 हो गया फरवरी, 59, उसके बाद 31 मार्च, तो 90 बन गए। तो शायद हम कह रहे हैं कि 31 मार्च तक ये सारा काम उसने कंप्लीट करना है। तो अब वो पूछेगा आपसे, अच्छा बताओ अगर किसी कंपनी का 1 जनवरी को लाइसेंस रिवोक हुआ हो तो कंप्लायंस रिपोर्ट कब तक जमा होगी, बता सकते हैं? 15 अप्रैल तक, क्योंकि 31 मार्च मैक्सिमम दिन है 90 दिन, और उसके बाद 15 दिन में आपने क्या करनी है, रिपोर्ट जमा करवानी है। तो 15 अप्रैल तक आपको क्या करनी पड़ेगी। लेकिन अज्यूम कर लो, अब पेपर में सवाल देखो उसका, उसने ये भी बताया सारा कुछ, उसने दिन बताया कब रिवोक हुआ, मान लो कब कंप्लीट हुआ, सारा कुछ कंप्लीट को गोली मारो, 90 दिन कब कंप्लीट हो रहे होंगे, समझ आ रही होगी आपको, 15 दिन। उसने कहा कि आपका ये सारा जो काम था, आपका जो सारा काम था वो कंप्लीट हो गया, अज्यूम कर लो 1 मार्च को, यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये सारा प्रोसेस, जो आपकी जिम्मेदारी थी वो सारी कंप्लीट कर ली आपने 1 मार्च को। आपको दो तारीखें दी गई, अज्यूम कर लो। आपको बताया कि लाइसेंस कब रिवोक हुआ है, उसके बाद बताया गया कि आपने वो जो काम करना था, कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी थी, जो भी है, उससे पहले जो काम करने थे कंप्लायंस रिपोर्ट से पहले, वो आपने कंप्लीट कर लिए 1 मार्च तक। बताओ कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाने की अर्लीस्ट डेट क्या है, क्या होगी बोला, 16 मार्च, विद इन 15 डेज है ना, तो वो दिन भी बीच में काउंट कर लो, 15 मार्च तक। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब देखो कई लोगों ने क्या किया, वहां पे सोचा कि देखो अर्लीस्ट डेट का मतलब क्या है, कि भाई जब वो 90 दिन कंप्लीट होते हैं उसके 15 दिन, तो लोग वो भी दिन आ रहे थे जब लाइसेंस रिवोक होने के बाद 90 दिन पूरे होने थे, उसके बाद ये 15 अप्रैल भी आ रहा था, और वहां पे मेरे बच्चे ये भी आ रहा था कि 15 मार्च तक, ये भी आ रहा था वहां पे। चलो उसको 14 अप्रैल कर लो, विदिन, कहीं आप घबरा रहे हो तो। अगर करेंगे फर्स्ट से, ये 14 बनेगा या 15 ही आएगा, 1 अप्रैल से 15 ही बनेगा, दोबारा 15 ही करो। बात समझ आ रही, थोड़ी बहुत भी समझ आ रही है। उसने बोला था यहाँ पे बताओ अर्लीस्ट डेट ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवाने की क्या हो, अर्लियर डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट, यहाँ पे क्या अर्लीस्ट, इनके यहाँ पे लेटेस्ट आपने कब तक जमा करवानी। तो अभी हमने डिस्कस किया, अगर आपका लाइसेंस 1 जनवरी को रिवोक हुआ तो आपने ये नहीं कि 90 दिन पूरे होंगे तो उसके बाद 15 दिन में रिपोर्ट जमा करवानी। तो वहां पे सवाल आंसर क्या था कि भैया अगर हमारा जो काम कंप्लीट हो गया 1 मार्च को, अगले 15 दिन में हम क्या करेंगे, रिपोर्ट जमा कराएंगे 15 मार्च तक। बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत, नहीं ना समझ आई, देख लीजिए फिर बच्चों, ये है, मैं अगर आई कैप ने एक दफा पूछा है ना, इसका मतलब एग्जामिनर को पता है कि बच्चों ने यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, और जब जिस एरिया में परफॉर्म ना किया हो वो दोबारा भी पूछता है। अब पता ये बात समझ आई है कि नहीं, समझ आ गई? yes, है, अभी पूछते हैं। लो बेटा, एक एसोसिएशन है, उसका लाइसेंस रिवोक हुआ है 1 मार्च को 2025 को, यहाँ पे लाइसेंस रिवोक हो गया मेरे बच्चों। उसने जो एसेट ट्रांसफर करने थे वो कर दिए मेरे बच्चों, कर दिए 31 मार्च तक।
अर्लीस्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लायंस रिपोर्ट बताओ। 15 अप्रैल। ये तो नहीं करेंगे 1 जनवरी से पहले 90 दिन, फिर आगे 15 दिन, ऐसे ना। 90 दिन भी हैं, लेकिन वो क्या है, वो मैक्सिमम है। अगर 90 दिनों में जाके कंप्लीट काम हो रहा होगा, जाहिर बात अगले 15 दिन में जमा करो, लेकिन उससे पहले करवा लो। जब भी काम कंप्लीट हो जाए उसके आगे 15 दिन शुरू कर। कानून कहता है समझो, जब काम कंप्लीट हो गया उससे 15 दिन शुरू हो गए, लेकिन काम आपने कितने अरसे में कंप्लीट कर लेना? 90 दिन में। समझ आ रही है थोड़ी बहुत मेरे बच्चे? क्योंकि जिस तरह उसने सवाल पूछा उस तरह समझना जरूरी है। लो भैया दोबारा, टाइम ऊपर तो नहीं हुआ? कितने बजे तक क्लास है वाला? बड़ा टाइम, बड़ी बरकत। उकताए बैठे होंगे आप लोग, है ना? यस सर, बेशरम। 1.25 महीने की टोटल क्लास, 1.25 महीना लगेगा। 5 जुलाई अगस्त में खत्म होगी जी बेटा। बेटा अभी हम देखेंगे अगर वो एक तरीकाकार होता है, देखो मेरे बच्चों, जब वो कहे ना विदिन 15 डेज या 15 डेज फ्रॉम दी डेट, यानी कि जो भी तारीख है जिस दिन आपने काम कंप्लीट कर लिया, जब विदिन शिदन और फ्रॉम दी डेट के लफ्ज बोलेगा ना, वो दिन भी बीच में कौन करते हैं। यानी कि अगर हमारा 31 मार्च को काम कंप्लीट हुआ है तो उसने बोला कि अब काम कंप्लीट हो गया, तो विदिन 15 डेज आप क्या करते हैं इसको, तो शायद वो दिन भी बीच में काउंट हो। 15 को कंप्लीट हो तो विदिन 15 डेज, उसके आगे 15 दिन के अंदर, तो वो भी हम बीच में क्या करते हैं। हाँ, अक्सर वो क्या करेगा, इस दिन के बाद 15 दिन, वो स्पेसिफिकली बोलेगा आफ्टर द डेट ऑफ कंप्लीशन 15 दिन में आपने जमा करवाना। इसका मतलब वो दिन बीच में काउंट नहीं होगा, उसके बाद 15 दिन काउंट करेंगे। ये देखेंगे जब कोई इस तरह का कोई आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा। कोई सवाल? ले बेटा दोबारा हमने कहा कि एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट का अगर लाइसेंस रिवोक हो जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्टिविटी स्टॉप। उसके बाद कुछ कर सकते हो, पैसे रिकवर कर सकते हो, सॉलिसिट नहीं करना, लेकर आने पैसे वसूल नहीं करने, और नेट एसेट्स लायबिलिटी एडजस्ट करने के बाद किसी और एसोसिएशन को ट्रांसफर करो। कोई और किसको प्रेफरेंस देनी? सिमिलर करना। और उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया कि जब ये सारा काम कंप्लीट कर लो, मैक्सिमम 90 दिन लो, लेकिन उससे पहले काम कंप्लीट कर लो तो अगले 15 दिन के अंदर आपने क्या करनी है, कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवानी, लेकिन एसडीजीपी को जमा नहीं करवानी। अब ये ध्यान रखना है, इसी पे एमसीक्यूज बना देगा कि कंप्लायंस रिपोर्ट किसको जमा करवानी। अब आपके मन में आ रहा होगा भैया जिसने लाइसेंस रिवोक किया कंप्लायंस रिपोर्ट भी तो उसी को जमा करवाएंगे, लेकिन वो कहता है कि कंप्लायंस रिपोर्ट किसको जमा करवानी है, रजिस्ट्रार, एससीजीपी के पास लेकर नहीं जाना। और जब कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करवा देंगे ना रजिस्ट्रार को, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है मेरे बच्चे, मेरा मन किया मैं गवर्नमेंट ऑफिसर को इस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलस्ता, अल्लाह ही मालिक। लो बेटा, अब हुआ क्या कि आपने कंप्लायंस रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवा दी 15 दिन के अंदर अंदर। अब रजिस्ट्रार उसको जैसे मर्जी चेक करे, कितने दिनों में चेक करेगा कहीं नहीं बोला हुआ। अगर रजिस्ट्रार ने हमारी उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अगर रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, कितने दिनों में कहीं नहीं लिखा हुआ, जब मर्जी करे। लेकिन जिस दिन उसने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ओके हो गया आपकी रिपोर्ट एक्सेप्टेड है, उससे हमारे 30 दिन आगे शुरू हो जाए। आज हमने 15 दिन में रिपोर्ट जमा करवा दी, आज के दिन हमारे 15 दिन बनते थे, मान लो तारीख क्या है बोला 24, आज 24 जून को हमने रिपोर्ट जमा करवा दी रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ने 6 महीने ले ली, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, महीने में कर लिया उसने, चेक कर लिया सारा, 15 दिन में कर लिया। जिस दिन रजिस्ट्रार हमारी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, अगर एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट के बाद अगर तो रिजेक्ट किया तो फिर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट फिर पूरी करेंगे, फिर दोबारा जमा करवाएंगे। वो लिखा नहीं हुआ लेकिन बता रहा हूं आपको, अगर उसने रिपोर्ट हमारी एक्सेप्ट कर ली, बिल्कुल आपने जो किया सही किया है, रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी। एक्सेप्ट होने के बाद आगे फिर एक टाइम काउंट शुरू हो जाएगा, अगले 30 दिन होंगे हमारे पास, सिर्फ 30 दिन होंगे। अब वो जो रजिस्ट्रार के पास उसके रजिस्टर में हमारी कंपनी का नाम नजर आ रहा है, उसको हम क्या करेंगे, वहां से खत्म करवाएंगे। जब ये सारा काम हो गया, अब किसकी तरफ ध्यान देना, कंपनी के नाम को खत्म करवाना वहां से। और कैसे खत्म होगा, या तो वाइंडिंग अप या नाम को सिर्फ स्ट्राइक ऑफ। अब 2 अल्फाज बोले जाएंगे। जब रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, जब रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली हमारी, हमने अपनी कंप्लायंस, अब ध्यान रखना मेरे बच्चे इस बात के ऊपर, मैं कह रहा हूं इतना कोई ज्यादा एरिया टेक्निकल नहीं होते सारे, ये कभी कभार कोई इस तरह का टेक्निकल एरिया आता है जिसपे थोड़ी सी तवज्जो देनी है आपको। बाकी सी लॉ में आपने देखा होगा जैसे पीछे रीजन थे किस बेस पे हो सकता है, तो ये जो एक्टिविटीज हैं ये थोड़ी सी टेक्निकल है। कहता है कि अज्यूम कर लो कि आपने रिपोर्ट जमा करवा दी, रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, इस तारीख को रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट कर लिया। जब रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, अब आपने आगे क्या करना है, उस कंपनी का या तो नाम स्ट्राइक ऑफ करना है रजिस्टर से। स्ट्राइक ऑफ करने का मतलब क्या है, जैसे आपके नाम खुदा ना खासा बचपन में
स्कूल से स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाता था, छुट्टियों का काम नहीं करके आए आप, या कुछ और इस तरह के, जैसे आजकल होता है ना कि बात कर किसी कोई रिश्तेदार की कोई इस तरह के जिनके बच्चे ने सीए करना हो, तो वो कॉल आ जाती है कि अच्छा देखें वो बच्चे ने सीए करवाना है, तो जब आप लोगों की छुट्टियां खत्म होंगी ना, बताइएगा बच्चे का सीए में एडमिशन करवाना है, भाई इनकी कौन सी छुट्टी, गलत फील्ड में आ गए, इनकी कोई छुट्टियां नहीं। तो हैरान होते हैं कि भाई ऐसी भी कोई स्टडी है, एमफिल वाले भी छुट्टियों पे हैं, मास्टर वाले भी छुट्टियों पे हैं, पूरा पाकिस्तान छुट्टियों पे है, लेकिन ये बेचारे फंसे हैं। ढूंढना कोई कोई है अभी कोई एजुकेशन वाला इदारा ये जो अभी भी पढ़ा रहा हो, स्वाई वो जो होते ही मान लो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उसके अलावा अगर कोई हो तो मेरे बच्चे आपको मिलेगा ही। तो समझ लो कि इस वक्त पाकिस्तान में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ आप ही, बाकी सारे वेले बैठे हों, और आप खुद सोचेंगे आप कितने के पढ़ने वाले हैं, ये दुख वाली बात है। लेकिन पर वापस आओ मेरे बच्चे, जब रिपोर्ट एक्सेप्ट होगी, अब आपके पास दो दो काम करने हैं। अब आपने अगर तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, बिल्कुल जीरो है, वो जो थोड़े से पैसे हमने बचाए थे ना वो सारे खर्च हो गए, वो भी नहीं बचे वाइंडिंग अप के या ये सारे प्रोसेस में। या अज्यूम कर लो कि कहीं से कुछ और भी कंपनी का जो एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट था, कहीं से कोई एसेट निकल के नहीं है, बिल्कुल जीरो। यानी कि रिपोर्ट जमा कराने के बाद हम जब एक्सेप्ट हुई, जिस लम्हे रिपोर्ट रजिस्ट्रार ने एक्सेप्ट की हमारी रिपोर्ट, उस लम्हे हम बिल्कुल जीरो है, हमारे पास कुछ नहीं। सिर्फ हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन जमा कराएंगे, सर अब हमारा नाम क्या कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो। लेकिन मेरे बच्चे, जब रजिस्ट्रार ने हमारी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली, उसके बाद हमारे पास कुछ पैसे अभी भी बचे पड़े। ये कौन से कहां से आ गए? या तो हो सकता है कि हमारे जो किसी की तरफ ड्यू थे उसने दे दिए हो, या हो सकता है हमारा कोई एसेट किसी के पास पड़ा हुआ था उसने वापस कर दिया हो, या हो सकता है वो जो थोड़े से पैसे हमने वाइंडिंग अप के लिए बचा के रखे हुए थे या नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाने के लिए बचा के रखे हुए थे, वो थोड़े से बचे पड़े होंगे। अगर हमारे पास अभी भी कोई एसेट निकल आया, अगर कोई एसेट निकल आया, फिर मेरे बच्चे वाइंडिंग अप होती है। वाइंडिंग अप जाके चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे, उसमें होता ही क्या है कि जो अभी जो कंपनी की जो एसेट्स हो उनको इकट्ठा करते हैं, जो लायबिलिटीज हो पे करने के बाद जो बच जाए उसका बंदोबस्त कर रहे होते हैं, इसका क्या करना, उस प्रोसेस को वाइंडिंग अप कहते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में कहना क्या चाह रहा हूं, अगर कुछ ना बचे सिर्फ नाम स्ट्राइक ऑफ करवाओ, अगर कुछ बच जाए तो वाइंडिंग अप करके नाम स्ट्राइक ऑफ करवाओ। बस ये दो अल्फाज याद रखना। जब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट जमा कराओगे तो रिपोर्ट जमा करवाने के बाद मेरे बच्चे उसने एक्सेप्ट कर ली रिपोर्ट, अब उसके बाद क्या होगा, या तो नाम स्ट्राइक ऑफ होगा या वाइंडिंग अप होगा। कंपनी तो खत्म करवानी है ना। अगर तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ रजिस्ट्रार को कहो भाई उड़ा दे नाम हमारा। लेकिन अगर अभी भी कुछ बच गया हो तो फिर नाम नहीं खाली उड़वाना, आपने क्या करनी, वाइंडिंग अप भी करनी है, वो जो बच गया कुछ उसका बंदोबस्त भी करना है। बताएंगे उसको क्या क्या करना है, उसी एसोसिएशन को ट्रांसफर करो या किसको जमा करवाना है आप, बात में घर नहीं लेके जाना आपने कुछ, बात समझ आ रही है थोड़ी बहुत नहीं ना, आखिर में पता चला। हमने कहा कि जब रिपोर्ट कंप्लायंस रिपोर्ट जमा कराई सर, हमने ट्रांसफर कर दिए सारे नेट एसेट्स, थोड़े से बचा के रखे थे, रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट हमारी एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हमारे पास दो काम है करने को, दो में से कोई एक काम करना, कुछ नहीं बचा तो स्ट्राइक ऑफ, कुछ बच गया वाइंडिंग अप के बाद खत्म करना उसको। समझ आ रही कुछ? अब अगली बात मेरे बच्चे, आप ये एसोसिएशन आपका प्रॉफिट थी, आप थे इसके वो डायरेक्टर मेंबर आप ही थे, इतना कुछ बना रखा था आपने यहाँ, किसी एक बंदे की हरकत की वजह से, उसके फ्रॉड की वजह से, कोई एक बंदा बीच में जो फाइनेंस का काम देख रहा था वो मनी लॉन्ड्रिंग में मतलब कुछ हो गया, हमारा लाइसेंस रिवोक हो गया। अब हमने क्या करना था, बोला 90 दिनों के अंदर नेट एसेट्स किसी और एसोसिएशन आफ्टर प्रॉफिट को ट्रांसफर करने थे, ऐसे ही ना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। अच्छा जब हमारा लाइसेंस रिवोक हुआ ना, अब हमारी जिम्मेदारी थी एसेट सारे ट्रांसफर करो किसी और को। अच्छा हम पास बैठ के रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, हमने इतनी मेहनत की, सारे रुल गए, हमारा हिम्मत ही नहीं पड़ रही कि हम एसेट उठा के किसी और को दे दें, तो फिर क्या करेंगे? हम कह रहे सर नहीं, हौसला नहीं पड़ रहा सर, बड़ा दुख की बात है। कहते साइड पे हो, फिर आपको साइड पे कर दिया जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा, अब वहां पे जाके रहो, और आपकी जगह पे एक और बंदा आ जाएगा एससीसीपी की तरफ से, उसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटर। मैनेजमेंट की जगह पे कौन आ जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर। फिर जो काम आपने करने थे सेम वो सारे काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर। एक्टिविटी स्टॉप करेगा, किसी से पैसा कर लेना था वो रिकवर करेगा, सारे जो किसी को सॉलिसिटी करेगा वो सारे काम, एसेट डेट एसेट किसी को ट्रांसफर करेगा, जब सारा कुछ कर लेगा वो जमा कराएगा उसको जाके, रिपोर्ट जब वो एक्सेप्ट कर लेगा तो कंपनी को क्या कराएगा? वाइंडिंग अप। यानी कि आपका रोल सारा किसके पास चला जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर के पास, जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हो। ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल वो आपके ध्यान ही नहीं रखेंगे आप कर रहे हो कि नहीं। ये मेरे बच्चे अभी एक सवाल के जवाब के अलावा बाकी हमारा सारा कंप्लीट हो गया, बस एक छोटा सा पोर्शन रह गया। सर मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो?
अब मेरे बच्चे देखिएगा कि सर इसका मेंबर्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो। मेरा ख्याल है पहले इसको रीड कर लें, मेंबर्स का हम लैदअप देख लेंगे। देखिएगा जो आपने बातें अभी सुनी हैं क्या वो कहीं लिखी भी हैं। कहता ऑन रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बाय द कमीशन द कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटी एक्सेप्ट, एक्सेप्शन है इसकी क्या, एनी रिकवरी ऑफ मनी ऑफ टू इट, यानी कि जो इसने पैसा लेना है। उसके बाद द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन फ्रॉम एनी सोर्स, ना तो कायल करेगी और अगर कोई लेकर आ भी जाए उसे एक्सेप्ट नहीं करना। उसके बाद ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ ऑल डेट्स, मतलब क्या है इसको अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, नेट एसेट्स। अच्छा उसने यहाँ पे लफ्ज नेट एसेट नहीं बोला, वो पेपर में लिखते हुए आपने नेट एसेट्स नहीं बोलने, क्योंकि कंपनी लॉ वाले को नेट एसेट्स का शायद यहाँ पे नहीं पता होगा। उसे उसको यही बताना है कि ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ डेट्स and liability shall be in the specified manner be transferred to another company licensed under section 42। लेकिन प्रेफरेंस किसको देंगे आपने, सिमिलर की, आइडेंटिकल सब्जेक्ट, यानी कि या तो बिल्कुल वैसे ही हो या कम से कम मिलता जुलता हो। ये यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे कोई मसला नहीं, फिर क्या हुआ, ये तो लिखे हुए बाकी लफ्ज वो एक ही बात, क्योंकि एसोसिएशन ऑफ बनती है सेक्शन में। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट टू दोज ऑफ द कंपनी कितने दिनों में, विद इन 90 डेज फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ द लाइसेंस, यानी कि ये जो दिन 90 शुरू हो जाएंगे फ्रॉम द रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस, वो दिन भी बीच में कौन करना है जिस दिन आपका लाइसेंस रिवोक हुआ हो। उन्होंने ये नहीं बोला कि आफ्टर द डेट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस 90 दिनों में, फिर वो दिन भी कौन करना था। फ्रॉम विद इन का मतलब क्या है, उसको भी कौन करना। समझ आ रही नहीं ना आ रही। हाँ अगर यहाँ पे एक और चीज है, अगर 90 दिनों में ये काम ना कर पाए, बहुत बड़ी एसोसिएशन थी भैया, उसके लाइबिलिटी सारा कुछ करने के बाद टाइम लग रहा है उसको, कर रहे हैं हम पूरी जान मार रहे हैं मैनेजमेंट, लेकिन टाइम लग रहा है। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप दिनों को एक्सटेंड भी करवा सकते हैं, लेकिन किससे करवाओगे एक्सटेंशन, 90 कमीशन से जाके 90 दिन से ज्यादा भी एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये बताना, ये याद रखें, 90 दिनों में नहीं हो पा रहा तो फिर क्या करेंगे, दोनों ऑप्शन बताएंगे, एक तो एक्सटेंशन ले लो, फिर भी ना हुआ मान लो, या 90 दिनों में आप एक्सटेंशन भी ले रहे और काम भी नहीं हो रहा, तो फिर आपकी जगह पे कौन आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे से कह रहे रीजनेबल अमाउंट। अच्छा जब ये ऐसे सारे ट्रांसफर कर रहे होंगे ना, साधु ने कहा कि सारे ना कर देना, कुछ थोड़े से पैसे बचा लेना, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। पढ़ेंगे जाके चैप्टर 12 में कि वाइंडिंग अप 3 तरह की होती है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, या वॉलंटरी वाइंडिंग अप अंडर सुपरविजन ऑफ कोर्ट। देखिएगा मेरे और मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग। अब देखो दो अल्फाज बोलेंगे, कहते थोड़े से पैसे बचा के रख लेना, किस लिए, या तो वाइंडिंग अप की नौबत आ सकती है, कुछ बच गया आपको उसके बाद में, या अगर कुछ नहीं बचा तो क्या करना है, नाम को रजिस्ट्रार के रजिस्टर में से नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाना है, उसके लिए थोड़े से पैसे बचा के रख लें। उसके बाद रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार, अब रिपोर्ट कब जमा करवानी, अब इसके ऊपर सवाल था मेरे बच्चे। आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मेंशन अबव द बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल फाइल विद इन 15। अब किसने जमा करवानी है, ये जो रजिस्ट्रार को जमा करवाएंगे कंप्लायंस रिपोर्ट, बोर्ड ने जमा करवानी कितने दिनों में, 15 दिन। और ये 15 दिन कहां से शुरू होंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ सच कंप्लायंस, यानी कि 90 दिन तो मैक्सिमम है, जिस दिन ये कंप्लायंस कर दो, ये रिक्वायरमेंट पूरी कर दो, उसके 15 दिन में आपने रिपोर्ट जमा करवानी। इसलिए यहां से सवाल बनाया, 90 दिन मैक्सिमम नहीं है, वो कहता है जिस दिन ऊपर की चीजों की कंप्लायंस कर दो, 90 एंड है, यानी कि 90 दिन तो मैक्सिमम मादरत। आप एक जिस दिन भी कंप्लायंस कर दोगे उससे पहले कर दो तो उस दिन ही आपके ये 15 दिन शुरू हो जाएंगे, आप उसमें जमा करवा दो रिपोर्ट। यानी कि आपने हर सूरत में 90 दिनों के वेट नहीं करना, अगर उससे पहले काम कर लोगे, जिस दिन कंप्लायंस होगी ऊपर के सारे मामला की, उसके 15 दिन के रिपोर्ट जमा करवा दो। एक किसको जमा करवानी है, रजिस्ट्रार को, कंटेनिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो भी हो। उसके बाद कहता है अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया विद इन 30 डेज ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द रिपोर्ट। अब कब करेगा एक्सेप्ट, कहीं नहीं लिखा हो, रिपोर्ट 15 दिन में जमा करवानी, उसके बाद एक्सेप्टेंस के कितने दिन लग रहे हैं कहीं पे मेंशन, बस आगे फिर शुरू हो गया जिस दिन उसने आपकी रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया, फिर आपके 30 दिन शुरू हो जाएंगे। इस 30 दिन में क्या करना आपने, सबमिटेड बाय द कंपनी द बोर्ड शैल इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी वॉलंटरली, यानी कि हम खुद बंद कर रहे हैं ये कंपनी, और या वे इट हैज नो एसेट्स एंड लायबिलिटी। अगर कुछ नहीं बचा तो फिर क्या करेंगे, जस्ट एप्लीकेशन जमा करेंगे रजिस्ट्रार को, सर हमारा नाम क्या कर दो, स्ट्राइक ऑफ कर दो रजिस्टर में से। यानी कि कुछ बच गया तो क्या करेंगे, वाइंडिंग अप, अगर कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे, जस्ट नाम को स्ट्राइक ऑफ करवाएंगे। समझ आ रही थोड़ी बात, वही बात, अगर आपने ऊपर के कामों में डिफॉल्ट किया, कमीशन में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अफेयर ऑफ द कंपनी एंड इनिशिएट
नेसेसरी प्रोसीडिंग फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी को, और कुछ डिटेल नहीं लिखी, सिर्फ बता रहा हूं कि अगर आपने ऊपर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया तो फिर आपकी जगह पे कौन आके करेगा। पहले आप डायरेक्टर कर रहे हैं, मैनेजमेंट ही कर रही है सारा कुछ, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर एसएससीपी का नुमाइंदा आके करेगा, जिसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब आखिरी बात मेरे बच्चे आज की, वैसे भी 3 मिनट पड़े हुए। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मेंबर एंड ऑफिसर। अब पता क्या हुआ, मान लो ये वो गंदी एसोसिएशन थी जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ है। मेरे बच्चे, जिस एसोसिएशन का लाइसेंस रिवोक हुआ होगा वो एसोसिएशन एक्चुअली गंदी नहीं थी, उसको मैनेज करने वाले वो जो लोग थे वो गंदे थे, यानी कि गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। तो एक्चुअली ये वाला मामला था मेरे बच्चे। अब हुआ क्या, ये जो गंदे लोग थे यहाँ पे जो इस एसोसिएशन को मैनेज कर रहे थे जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ, इन्होंने क्या किया, अपने सारे एसेट्स इस एसोसिएशन को ट्रांसफर कर दिए, ये लो भैया आप लोग ले लो। लेकिन साथ ही जब वो एसेट उठा उठा के लेके जा रहे थे ना, जैसे मान लो यहाँ पे मैं भी बैठा हूँ, आप सारे मेंबर, एक बंदा आगे यहाँ पे उठा रहा है, अगर आप ध्यान से भाई, ध्यान से आराम से, और बात सुनो एक, ये देखो ये हम किसी और को भी ऐसे ट्रांसफर कर सकते थे, लेकिन हमने आपको ही ट्रांसफर किए हैं, हम आपका ख्याल रख रहे हैं ना। कहते सर बिल्कुल आपने हमारा ख्याल रखा है। कहता अब आपने हमारा भी ख्याल रखना है। कहते सर कहना क्या चाहते हैं। कहते भैया अब हमारे पास कोई काम धंधा थोड़ी रहा, अब इन एसेट्स के साथ हम भी आप उधर ही आएंगे, यानी कि अब हमें वहां पे कोई पोजीशन दो, कोई ओहदा दो वहां पे, ताकि अपना घर बार चला सकें। देखो आपको एसेट दे रहे हैं, बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। फिर मैं बच्चों को यहाँ पे वो आयत बता रहा हूँ, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी होता है। हमने आप पर एहसान किया, अब हम पे एहसान करें, यानी कि आप अब हमें वहां पे कोई ओहदा दे दें। अच्छा कानून बनाने वाले को पता था कि ये इस तरह का ये काम करेंगे। अच्छा उन्होंने यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट रख दी, उन्होंने कहा कि जिस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट को एसेट ट्रांसफर किए जाएंगे, उस एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट में इस कंपनी के मेंबर, डायरेक्टर या ऑफिसर या उनके रिश्तेदार भी किसी तरह का कोई ओहदा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा बात ऑफिसर तक हुई, अगर कोई नीचे कोई बंदा होगा ना, कोई नीचे मान लो कोई गार्ड है, कोई इस तरह के लोग हैं, ये कर सकते हैं। ऑफिसर जब लफ्ज बोला तो कौन आएंगे इसमें, बोला वो जो 5 तरह के लोग पीछे पड़ गए डेफिनेशन, याद रखोगे इसको। हाँ उन्होंने कहा कि कब तक सर, 5 सालों तक। अच्छा कानून बनाने वालों को लग रहा है कि यहाँ पे शायद ये जो एहसान किया ना इन्होंने, उसको भूलने के लिए उनको कितने साल चाहिए, 5 साल। उनको नहीं पता यहाँ पे दूसरा दिन ही काफी है, लेकिन फिर भी उन्होंने 5 साल रखे, उनका बड़ापन है। वहां पे अभी भी भरोसा कर रहे हैं कि कानून बनाने वाले कि आप लोग एहसान फरामोश हो, लेकिन जल्दी आप नहीं बोलते इस चीज को। लो बेटा, कहता है कि where any asset of the company are transferred in consequences of the revocation of license to another association of profit, the member and officer of the first mentioned company। और जब ऑफिसर बोला, देखो मेंबर बोल दिया और ऑफिसर बोल दिया, डायरेक्टर बोला ही नहीं उसने, क्योंकि ऑफिसर की डेफिनेशन में 5 लोग कौन कौन से थे बोला, डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सीएफओ, सेक्रेटरी या अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर। याद है कि नहीं। कहता कि ऑफिसर ऑफ द फर्स्ट मेंशन कंपनी, फर्स्ट मेंशन कौन सी है, जिसका लाइसेंस रिवोक हुआ, आर एनी ऑफ देयर फैमिली मेंबर। अच्छा ये कह रहे थे हम नहीं जाते, हमारा कोई रिश्तेदार, आगे काम चलता रहे, चल मैं नहीं तो मेरी औलाद। तो कहता है शैल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी ऑफिस इन द लेटर कंपनी जिसमें एसेट ट्रांसफर हो रहे। कब तक, 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स। अच्छा यहाँ पे रेवोकेशन की बात नहीं करी उसने, कह रहा ये तो 5 साल शुरू होंगे, ये कहां से शुरू होंगे, जिस दिन आपने उनको एसेट ट्रांसफर किए वहां से 5 साल। रेवोकेशन से नहीं बल्कि कहां से शुरू होंगे 5 साल, जिस दिन एसेट ट्रांसफर किए। लो बेटा ये आपका एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट का कितने सवालों के जवाब होंगे यहाँ पे, या कितने सवाल पूछे जाएंगे, 4। कंडीशन बताओ एसोसिएशन ऑफ प्रॉफिट के लिए। दूसरा रीजंस ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस या इफेक्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ लाइसेंस। चौथा मेंबर्स के ऊपर इसका इफेक्ट बताओ। तो ये बच्चे आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है इंशाल्लाह। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमारा जो टाइम लगेगा मैंने आपको बताया था, सिर्फ 2 चैप्टर हैं जहाँ पे इसके बाद कभी टाइम लगेगा। 2-2, 3-3 दिन के चैप्टर हैं हमारे, बाकी 2 चैप्टर्स पे हमारा टाइम लगेगा, चैप्टर नंबर 3 और 8 पे। बाकी इंशाल्लाह चल सो चल। बस ये थोड़ी सी तसल्ली से करना था। तो सोचेंगे चैप्टर नंबर 1 के अंदर ये हमारा ये 7वां दिन, तो 7वां दिन मतलब 8वें दिन जाके खत्म होगा। वो सोचें एक अच्छा खासा टाइम लगाया, तो शायद इतना तो चैप्टर 3 के ऊपर भी ना लगाए, क्योंकि सामने पिछले वीक शुरू हुआ था ना मंडे को। अच्छा सॉरी आज तो ट्यूसडे है, मैं मंडे समझ रहा था। कोई बात नहीं।